गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग आपके भूगोल किताब में जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। इसमें हम लोग जानेंगे कि वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वन्य जीव हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ऐसी क्या बात है जिन्हें संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। जैसा कि पिछले चैप्टर पाठ में आप पढ़े होंगे कि संसाधन वो चीज़ें हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है और जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिनका उपयोग करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है वन्य और वन्य जीव का उपयोग भी हम संसाधन के रूप में करते हैं। तो इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपने चैप्टर में देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि जितने सारे 8 जो ग्रह हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया या जोंक, बटवृक्ष, हाथी, ये सब सारा ब्लू व्हेल ये सब रहते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़ा जीव, जो ऐसे भी जीव हैं जो हमें अपनी नग्न आँखों से नहीं दिखते हैं और ऐसे भी जीव हैं जो बहुत बड़े दिखते हैं, सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और इस सारे तंत्र में एक मनुष्य जो है मनुष्य भी इसका एक हिस्सा है। और मनुष्य अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अनेक प्रकार के तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे वायु, जल, मृदा, ठीक है। और इसी पारिस्थितिक ये सारा मिलकर आपस में पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और इन्हीं पारिस्थितिक तंत्र का जो है वन जो है एक हिस्सा है। और दूसरी बात जो आप सबसे बड़े की चीज़ है, यहाँ पर एक दिया हुआ एक वर्ड आता है जैव विविधता। जैव विविधता मतलब हमारे आसपास जो अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, प्राणी जगत पाए जाते हैं, तो ये जो अनेक प्रकार के जीव जंतु और ये सारे जैव विविधता की श्रेणी में आते हैं। और ये जैव विविधता जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। यूँ कहा जाए कि जैव विविधता के मामले में हमारा देश सबसे समृद्ध देश है। अब आते हैं ये वनस्पति जात, ये प्राणी जात, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे रोज़ के जीवन में इतने घुले मिले हुए हैं जो हमें पता ही नहीं कि उनका महत्व कितना है। कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा है कि 10% वनस्पति जो हैं वो लगभग लुप्त हो चुके हैं। 20% कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो लुप्त हो चुके हैं, जिसमें से प्रमुख वो लोग बताते हैं कि चीता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली चित्तीदार उल्लू है, ये सब सारे जो है लुप्त हो चुके हैं। अब इसमें ये भी मुश्किल है बता पाना जो कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे ध्यान में बड़े बड़े जीव रहते हैं। जैसे अगर डायनासोर हमें याद है, अरे वो तो लुप्त हो गया। बाघ है, शेर है, इसके बारे में इसकी संख्या का गणना कर लिया जाता है सरकार के द्वारा, किसी निजी एजेंसी को जिम्मेवारी सौंप के, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर, अब आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए वन का जो क्षेत्रफल है हमारे देश में वो अभी 21.67% है। और इसी कारण है कि वनस्पति जात और प्राणी जात जो हैं वो कितने हैं उसकी संख्या के लिए उनका वर्गीकरण के लिए एक ये लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ जो है उनके द्वारा जितने सारे वनस्पति और प्राणी जात हैं उनको अनेक वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो है सामान्य जातियाँ, जो इनकी संख्या जीवित रहने के लिए उपलब्ध है और जितना होना चाहिए। जिससे इसके एग्जाम्पल आप दिख रहा होगा, पशु, साल, चीड़ और कृंतक आते हैं। दूसरा है संकटग्रस्त जातियाँ, ये इनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि लगभग अब लुप्त होने वाले हैं, क्योंकि इनके जीवित रहने के लायक जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो लगभग समाप्त हो रही है, तो ये लुप्त हो जाएंगे कुछ समय बाद। इसमें आता है काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, ये सब सुभेद्य जातियाँ, इनकी भी संख्या घट रही है। और अगर इनकी संख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये भी संकटग्रस्त जाति में शामिल हो जाएंगे। और इसमें एग्जाम्पल में यहाँ आ जाता है नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें और जो जातियां हैं उसको अगर हम लोग देखें तो इसमें अब जो जातियां आती हैं वो जातियां जो है यहाँ पर वो देखेंगे आप लोग, आता है सुभेद्य जाति, उसके बाद आती हैं दुर्लभ जातियाँ। ये दुर्लभ जातियाँ जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ये दुर्लभ जातियाँ जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं और इनकी संख्या भी बहुत कम है। जैसे कि है हिमालयन भूरा बालू, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये सब स्थानिक जातियाँ जो खास किसी भौगोलिक परिवेश में ही पाई जाती हैं। इसमें क्या क्या निकोबारी कबूतर, अंडमानी जूग, जंगली सुगर, अरुणाचल का मिथुन, ये सब लुप्त जातियाँ जो सब लगभग समाप्त हो चुके हैं। इसमें आता है एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये सब। एशियाई चीता जो सबसे तेज़ दौड़ने वाला प्राणी माना जाता था वो
लगभग विलुप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब आते हैं, यहाँ दे रहा है कि वे प्रतिकूल कारक कौन कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात प्राणी जात का भयानक ह्रास हुआ है। तो हम अपने चारों ओर अगर देखें तो हम पाते हैं कि अनेक प्राकृतिक संसाधनों में, मतलब प्रकृति को हम संसाधन के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। इनसे इनकी लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाई, भोजन, ईंधन, सारा चीज़ हम इनसे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इनका उपयोग कर रहे हैं, जिससे ये वन और वनस्पति जात को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, वाणिज्य, वानिकी, खनन क्रिया, ये सब के कारण से भी इनका बहुत ज़्यादा वनों का नुकसान हुआ। जैसे एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर वन को नष्ट कर दिया गया है। ये उसी तरह दिया हुआ मध्य प्रदेश में जो है, जो 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को नर्मदा के नदी के कारण उसमें ये क्या बोलते हैं 4000 हेक्टेयर को वन क्षेत्र को नर्मदा सागर के लिए समाप्त कर दिया गया है। बंगाल में जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो डोलामाइट के खनन के कारण उसका समाप्त हो गया है। बहुत से वन अधिकारी या पर्यावरणविद मानते हैं कि लोग वन संसाधन का जो इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है या बर्बादी हो रहा है, उसका 2 ही मुख्य कारण है: अत्यधिक पशुचारण और ईंधन के रूप में लकड़ी का काटना। और यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मूल्यवान वन पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, संसाधन है जिनका संचित कोष हमारे प्रकृति के पास उपलब्ध है। लेकिन अगर उसका सही से उपयोग हो, सही तकनीक के साथ उपयोग हो, तो इस तरह का पर्यावरण असंतुलन नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम इसी में आगे अब जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर तो पाते हैं कि हिमालयन यब, ये भी लगभग हमारे हिमालयन यब जो है ये भी हमारा संकट में है, ये समाप्त हो गया। देखिए आप, ये सारी महिलाएँ दिख रही होगी आपको, ये सब कहीं ना कहीं देखिए जंगल से इतने सारे पत्ते तोड़ के ले जाए जा रहे हैं। यहाँ जंगल के पत्ते, यहाँ ये औषधि वाला काम कर रही है, ठीक है। आदिवासी तो बांस के पौधे लगा रही है। यहाँ पर देखिए क्या करे, छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती है आदिवासी महिलाएं। यहाँ पर क्या कर रहा है, जंगल से पत्ते तोड़ के ले जा रही हैं एक आदिवासी महिलाएं। तो कहीं ना कहीं ये जो इतने सारे पत्ते अगर टूटेंगे तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधा पर नुकसान होगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ एक चीज़ कि अगर जैव संसाधनों का अगर हम विनाश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना सांस्कृतिक विनाश भी कर रहे हैं। एक बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं, मनुष्य जाति के, मानव जाति के भी हैं, जो एकदम विलुप्त हो चुके हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं, क्यों? क्योंकि उनका रहन सहन जो था वो पूर्ण रूपेण जंगल में था और वन में था, और वन समाप्त हो गया तो ऑब्वियसली है कि ये इनकी प्रजाति आपको मिलेगी नहीं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे आते हैं कि भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो भाई ये बहुत आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर इनका संरक्षण हम नहीं करेंगे तो पूर्ण रूपेण प्रकृति जो है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो असंतुलित हुआ। जैसे अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1960 और 1970 के दशक में वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम का बहुत ज़्यादा मांग हुआ, जिस कारण क्या हुआ, 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया। ये प्रश्न याद रखेंगे आप लोग, ऑब्जेक्टिव में आता है कभी कभी कि वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 1972 ईस्वी में। अब देखिए केंद्र सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई इनके संरक्षण के लिए। जैसे बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो विलुप्त हो रहे हैं तो उनको बचाना है, जैसे बाघ है, एक सिंग वाला गैंडा हो गया, काश्मीरी हिरन हो गया, हंगुल हो गया, ठीक है, स्वच्छ जल वाला मगरमच्छ हो गया, लवणीय मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, एशियाई शेर हो गया। इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परियोजनाएं चलाई गई, जिससे इसमें भी आप एक पढ़े होंगे, बाघ परियोजना पढ़ेंगे। ये सब परियोजना चलाई गई जिससे इनकी संख्या क्या हो गई, नियंत्रित की गई या प्रजनन की दर बढ़ाकर इनकी संख्या को बढ़ाया गया है। वन कटाई हमारा सबसे बड़ा समस्या है। वन की कटाई होनी चाहिए, सूखे पेड़ हैं उनकी कटाई होनी चाहिए, लेकिन नए पेड़ भी उसके जगह पे लगाए जाने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ है कि वन और वन जीव के संसाधनों का जो प्रकार और वितरण जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो वितरण में क्या क्या आता है कि ये वितरण जो किया गया है सामाजिक सुरक्षा अधिकार क्षेत्र के आधार पर जो है, जो यहाँ क्लियर दे रहा है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है आता है आरक्षित वन, दूसरा फिर आता है यहीं पर आप अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो है रक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो ये सब अधिकार क्षेत्र के आधार पर वनों का संरक्षण किया गया है। कौन कौन है, कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। आरक्षित वन है, ठीक है, दूसरा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूसरा में है क्या बोलते हैं आरक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। अब आते हैं कि समुदाय के द्वारा वन का संरक्षण कैसे किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ही भारत में क्षेत्र है जहाँ पर समुदाय जो हैं सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ पर वनों का संरक्षण कर रहे हैं। इसी में 2-3 लोगों का नाम सबसे ज़्यादा आता है। जैसे आप देखिए
देखिए यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे हैं पवित्र पेड़ हैं जिनकी पूजा की जाती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं वट वृक्ष का पूजा किया जाता है, नीम का पूजा किया जाता है, पीपल पेड़ का पूजा किया जाता है। तो इन सब से इन धार्मिक कारणों से भी इनका संरक्षण किया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। इनका बचाव होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं। देखिए जैसे अब यहाँ पर दे रहा है कि हिमालय के प्रसिद्ध में चिपको आंदोलन। देखिए चिपको आंदोलन का सबसे बड़ा श्रेय जो है वो जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को, और दुर्भाग्यवश अभी कुछ पिछले हफ्ते ही इनकी मृत्यु हुई है सुंदरलाल बहुगुणा की। ठीक है, आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो डेट आपको पता चल जाएगा। उसके बाद बीच बचाओ आंदोलन चलाया गया था, नवदान आंदोलन चलाया गया था। इसमें मेघा पाटेकर का भी बहुत बड़ा योगदान था नर्मदा में, कि ये लोग चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह से हम वन को बचाएं, क्योंकि अगर वन बचा हुआ रहेगा तो प्राकृतिक संतुलन पूरा बना हुआ रहेगा, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग आते हैं कि आखिर वन का, देखिए वन में पेड़ पाए जाते हैं, और वन के पेड़ के बारे में पेड़ की जो परिभाषा है वो गौतम बुद्ध के द्वारा कितने अच्छे तरीके से दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करें। पेड़ एक विशेष और सीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है। सही भाई, हमसे तो वो कुछ नहीं मांगता है, और शीतलदानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। ऑक्सीजन भी हमें देता है, लकड़ी भी देता है, छांव भी देता है, फल भी देता है, तो भेंट करता है, और यह सभी की रक्षा भी करता है। और समझ सकते हैं आप कि ये स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। ये अंदाज़ा आप लगाएं कि पेड़ की कितनी महानता है। ये गौतम बुद्ध के द्वारा ये पेड़ की परिभाषित की गई है। तो ये था आपका दूसरा पार्ट, वन एवं वन्यजीव संसाधन। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत हद तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसकी कोशिश करेंगे आप लोग, एक और यूट्यूब लिंक मेरा इस चैप्टर का भेजा गया, उसको भी आप लोग देखेंगे। जिनके पास किताब होगा वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग आगे जब मैं अपने इस विद्यालय के बच्चे जो हैं वो अगर आगे फिर हम लोग जब अपनी क्लास लेंगे ऑनलाइन, तो उसमें अगर जो समस्या होंगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ और सर यहाँ बताया जाए। थैंक यू।